मैं मेम अली हैदरी आप सभी के लिए उर्दू पेडागोजी के मॉक टेस्ट को लेके हाजिर हुआ हूँ, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस मॉक टेस्ट में आपको 10 सवालात देखने को मिलेंगे। आप लोग खुद से भी इन सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उस लिंक को ओपन करना है। जब आप लिंक खोलेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आएगा, जिसमें आप अपना नाम लिख के स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने सवालात होंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में, इस मॉक टेस्ट में टोटल 10 सवाल हैं। 10 सवाल को हमें हल करना है और अपने इल्म को चेक करना है कि उर्दू पेडागोजी में हम कितने पानी में हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल यह है कि मिंदजा झेल में से कौन सीखने में अहम है। लर्निंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या नकल करना है, मानाखेज करना यानी कि मीनिंग को बनाना है, या फिर मरबूत करना है यानी कि अनुबंधन करना है, या फिर रट कर याद करना है। तो दोस्तों, सीखने में यानी कि लर्निंग में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो नकल करना है, यानी कि बच्चे नकल करके ही सीखते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि दर्जा 5 के बच्चों का ज़बान का अंदाज़ा कद्र करने के लिए कौन सा सवाल सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि किसी 5 में पढ़ने वाले बच्चे की भाषा का मूल्यांकन करें, उसकी लैंग्वेज का एवेल्युएशन करें, तो आप उससे कौन सा सवाल पूछेंगे। क्या आप उससे पूछेंगे कि होरी के पास कितने बैल हैं, या फिर आप उससे पूछेंगे कि होरी के बैलों के नाम बताओ, या उससे पूछेंगे घेसू कैसा आदमी था, या आप उससे कहेंगे कि होरी और घेसू में ज़्यादा अक्लमंद कौन है और क्यों है। तो दोस्तों, अगर आप बच्चों की भाषा का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप उनसे ऐसे सवाल पूछिए जिसका जवाब बच्चे ज़्यादा दें, यानी कि उनको बोलने का ज़्यादा मौका मिले। पहले सवाल की बात करूं तो आप उससे पूछेंगे कि होरी के पास कितने बैल हैं, तो वो सीधे से बता देगा 2, 4, 6। तो इससे आप उसकी भाषा का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। उसके बैलों का नाम पूछेंगे तो वो बता देगा होरी के बैलों का नाम ये है, महेश है, फलां है, ढिमका है। तो इस तरह से भी उसका अंदाज़ा कद्र नहीं होगा। घेसू कैसा है, अच्छा बुरा है, वो बता देगा। तो इस तरह से भी बच्चे के ज़बान का अंदाज़ा कद्र नहीं होगा। जब आप उससे क्वेश्चन करेंगे कि होरी और घेसू में कौन ज़्यादा अक्लमंद है और क्यों है, तो वो पहले तो किसी का नाम बताएगा कि होरी या फिर घेसू अक्लमंद है, फिर वो लॉजिक देगा कि इसलिए होरी ज़्यादा अक्लमंद है। तो इस तरह से बच्चों को बोलने का ज़्यादा मौका मिलेगा, और जब बच्चे ज़्यादा बोलेंगे तो आप उनकी ज़बान का अंदाज़ा कद्र कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि किसके अलावा दर्ज झेल में से कौन सी सरगर्मी ज़बान सीखने में मददगार है। यहाँ पे 4 सरगर्मी है। इन सरगर्मी में 3 ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो कि ज़बान सीखने में मददगार हैं, और एक है जो ज़बान सीखने में मददगार नहीं है। जो मददगार नहीं है उसी के बारे में हमें पता लगाना है। पहला है बहस व मुबाहिसा करना। बेशक बहस व मुबाहिसा करने से आपकी ज़बान सीखने में मदद मिलती है। साथ ही साथ किसी वाक़े का जब आप बयान करते हैं तब भी आप ज़बान सीखने में इससे मदद हासिल करते हैं। गीत और नज़मों से भी आपको मदद मिलती है ज़बान सीखने में। लेकिन अगर बच्चे से आप सिर्फ कहें कि चलो सबक याद करो, तो सबक याद करना ज़बान सीखने में मददगार नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि ज़बान की क्लास में जामे तालीम का माहौल बनाने के लिए ज़रूरी है, यानी कि अगर लैंग्वेज की क्लास है, आप उसमें बनाना चाहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का एटमॉस्फेयर, समावेशी शिक्षा का माहौल, तो आप क्या करेंगे। क्या बच्चों के सभी जो ज़रूरियात हैं उनको आप पूरा करेंगे, या फिर बच्चों को मुतफर्रिक समय व बसरी अशिया मुहैया कराएंगे, या फिर बच्चों के साथ बड़ी नरमी से पेश आएंगे, या फिर मुतफर्रिक ज़बानों की तालीम देंगे। तो दोस्तों, अगर मैं जामे तालीम की बात करूं यानी कि समावेशी शिक्षा की बात करूं, तो समावेशी शिक्षा में सभी किस्म के बच्चे होते हैं। उसमें फिजिकली हैंडीकैप भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, एक्सेप्शनल भी होते हैं। तो सभी बच्चे होंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको विभिन्न तरीके से पढ़ाना होगा।
तो ज़बान की क्लास में जामे तालीम का माहौल बनाने के लिए, समावेशी शिक्षा का वातावरण बनाने के लिए आपको बच्चों के सामने विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध करानी पड़ेंगी। यानी कि बच्चों को आप मुतफर्रिक समय व बसरी अशिया मुहैया कराएंगे तो इस तरह से जामे तालीम का माहौल बनेगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि किस किस्म के सवाल बच्चों की लिसानी समझ का अंदाज़ा लगाने में कम मददगार हैं। लिसानी समझ यानी कि बच्चे ने भाषा कितना सीखा, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए कैसे सवाल कम मददगार हैं। क्या सबक पर मबनी तफहीमी सवाल यानी कि किसी भी पाठ पर आधारित बोधात्मक प्रश्न, क्या ये कम मददगार है? बिल्कुल नहीं, ये तो ज़्यादा मददगार हैं। किसी भी सबक को पढ़ाइए और उस पर मबनी बच्चों से सवाल करिए तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि बच्चे ने कितनी भाषा सीखी। तख़य्युल पर मबनी सवाल यानी कि बच्चे से कल्पना करके उसका जवाब पूछें किसी सवाल का, तो इस तरह भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी लिसानी समझ का। गौर व फिक्र करने वाले सवालात से भी आप बच्चे की लिसानी समझ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अंदाज़े लगाने वाले सवाल यानी कि गेस करने वाले सवाल से आप बच्चों की लिसानी समझ का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। यानी कि अंदाज़ा लगाने वाले सवालात बच्चों की लिसानी समझ का अंदाज़ा लगाने में कम मददगार होते हैं। चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह कि बच्चों की ज़बान माशरे से राबते का नतीजा है, ये नज़रिया किसका है? तो दोस्तों आप लोगों को मैं वाइगोस्की के बारे में बता दूं, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों वाइगोस्की जो है इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या था? सामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसको हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत यानी कि सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। वाइगोस्की ने अपने इस सिद्धांत में 3 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया। पहला जो था वो मुआशरा था, यानी कि वाइगोस्की ये कह रहे हैं कि बच्चे मुआशरे से ही तामुल करके, सोशल इंटरेक्शन से ही सीखते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि तहजीब जो है वो बच्चे के नशो नुमा में अहम रोल निभाती, यानी कि तहजीब यानी कि कल्चर और जो संस्कृति होती है वो अहम रोल निभाती है। साथ ही साथ इन्होंने ज़बान का भी अहम रोल बताया बच्चे के विकास में। तो इसी तरह अगर हम अब जो कौल है, जो नज़रिया है, उस पर नज़र डालें तो हमको आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि बच्चों की ज़बान माशरे से राब्ते का नतीजा है। वाइगोस्की तो यही कह रहे हैं कि बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो ये जो कौल है, ये जो नज़रिया है वो किसका है? वाइगोस्की का है। वाइगोस्की के बारे में हमने जान लिया। अब मैं बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर देता हूँ। पियाजे की बात करता हूँ तो दोस्तों पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया उसका नाम क्या था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन, मैं आपको हिंदी में बोल के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले जो उन्होंने बताई वो थी संवेदी पेशी अवस्था, जिसको हम लोग इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं, जो कि 0 से 2 साल होती है। दूसरी जो पियाजे ने बताई अवस्था वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 2 से 7 साल होती है। जो तीसरी अवस्था उन्होंने बताई वो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 साल होती है। और जो चौथी अवस्था विकास की पियाजे ने बताई वो कौन थी? तो वो आपकी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से वयस्क होने तक होती है। तो इस तरह से पियाजे ने अपना जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक का, और उन्होंने ये बताया कि वो खुद से ज्ञान का सृजन करते हैं। चौमस्की की बात करते हैं तो चौमस्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया और उसमें उन्होंने ये अहम कौल दिया कि बच्चों में ज़बान सीखने की जो कुव्वत होती है वो फितरी होती है, यानी कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो ये चौमस्की का कौल है। तो यहाँ पे हमने सभी ऑप्शन डिस्कस कर लिए। और ये जो कौल है, ये जो नज़रिया है वो किसका है? वाइगोस्की का। वाइगोस्की कह रहे हैं कि बच्चों की ज़बान मुआशरे से राब्ते का ही नतीजा है। अगला जो सवाल है वो ये कि दूसरी ज़बान सिखाने से मुताल्लिक कौन सबसे कम अहम है? अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को सेकेंड लैंग्वेज सिखाएं तो उसमें सबसे कम अहम कौन है? क्या वालिदैन की हौसला अफजाई है? तो दोस्तों वालिदैन की हौसला अफजाई तो अहम है। अगर आप बच्चे को सेकेंड लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं और उसके वालिदैन ने उसको
मोटिवेट किया है, उसको प्रोत्साहित किया है कि दूसरी ज़बान सीखो, उर्दू तो जानते ही हो, अंग्रेज़ी सीखो, तो ये उसको मददगार होगी। यानी कि दूसरी ज़बान सिखाने के लिए वालिदैन की हौसला अफजाई अहम है। ज़बान का इम्तिहान, तो दोस्तों कोई भी ज़बान सिखाने के लिए ज़बान सिखाने से पहले ही अगर बच्चे का इम्तिहान लें तो क्या ये अहम है? जी नहीं दोस्तों, ये अहम नहीं है। तो दूसरी ज़बान सिखाने के मुतालिक जो सबसे कम अहम है वो ज़बान का इम्तिहान है। यानी कि जो हमारा जवाब होगा वो दूसरा वाला ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं दिलचस्पी की बात करूं तो अगर आप दूसरी ज़बान सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप जल्दी सीखेंगे, और मुअल्लिम का रवैया अगर आपके प्रति अच्छा है, वो आपको ज़्यादा बोलने का मौका दे रहा है, तब भी आप दूसरी ज़बान जल्दी सीख लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो ज़बान का इम्तिहान। ज़बान का इम्तिहान दूसरी ज़बान सिखाने से मुताल्लिक अहम नहीं है, कम अहम है। अगला जो सवाल है वो ये है कि जूनियर सतह पर उर्दू ज़बान की तदरीस का ताल्लुक है। अगर मैं सेकेंडरी लेवल की बात करूँ, जूनियर लेवल की बात करूं तो ज़बान सिखाने का जो ताल्लुक है वो किससे है? क्या पढ़े मवाद के बारे में तनकीदी गौर व फिक्र से, यानी कि जो कुछ भी हमने पढ़ा उस पर हम आलोचनात्मक चिंतन करें, या फिर उर्दू के कवायद के उसूल जानना, ये जूनियर सतह पर ज़बान की तदरीस का ताल्लुक है। या फिर ज़बान की तदरीस का ताल्लुक तख्लीकी तहरीर के लाजमी होने से है, या फिर हरूफ तहजी यानी कि अल्फ़ाबेट के जानने से। दोस्तों जूनियर लेवल की बात हो रही है जिसमें बच्चे थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं, उनमें सोचने समझने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जूनियर सतह पे ज़बान की तदरीस का जो ताल्लुक है वो ये है कि पढ़े मवाद के बारे में तनकीदी गौर व फिक्र करना, यानी कि जो कुछ भी पढ़ा है उसके बारे में आलोचनात्मक चिंतन करना, ये जूनियर सतह पर उर्दू ज़बान की तदरीस से मुताल्लिक है। अगला जो सवाल है वो ये है कि कौमी दरसियात का खाका सन 2005 यानी कि NCF 2005 की बात हो रही है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा कहते हैं। NCF का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसमें क्या बात है? इसमें दोस्तों ये बात कही गई है कि बच्चों को रटने पे ज़्यादा फोकस नहीं करवाना है, बच्चों को हमें सिर्फ उनके दरसी किताब तक ही महदूद नहीं रखना है, बल्कि बच्चों को स्कूल के माहौल से हटकर कुछ और चीज़ें भी सिखाना है। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि NCF 2005 के मुताबिक बच्चों की स्कूली ज़िंदगी मेन दर्जा झेल में किससे जुड़ी होनी चाहिए? तो स्कूल के बाहर के माहौल से जुड़ी होनी चाहिए, यही NCF कह रहा है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि जूनियर सतह पर कवायद पढ़ाने के लिए इस्तिक़राई तरीके में, यानी कि जूनियर लेवल की बात करें तो उसमें अगर आप बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं और ग्रामर पढ़ाने के लिए आप इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या होता है? इंडक्टिव मेथड में क्या इसमें मुश्किल से आसान की तरफ जाते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाते हैं, या फिर मिसाल की तरफ जाते हैं, यानी कि बच्चों को कोई भी रूल समझाए बिना पहले मिसाल देते हैं और फिर मिसाल से ही रूल बनाते हैं, या फिर उसूल से मिसाल की तरफ जाते हैं, यानी कि पहले ही बच्चों को रूल दे देते हैं फिर उनको मिसाल समझाते हैं, या फिर कवायद की दरसी किताब पर मरकूज़ होते हैं, यानी कि जो सिलेबस की किताब है उसी पे ही हम सेंटर होते हैं। तो दोस्तों जूनियर सतह पे बात हो रही है और बात हो रही है इस्तिक़राई तरीका की। दोस्तों इस्तिक़राई तरीका के बारे में मैंने आपको बताया है, उसमें मैंने आपको बताया कि पहले हम इस्तिक़राई तरीका में एग्ज़ाम्पल देते हैं और एग्ज़ाम्पल देने के बाद हम रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले एग्ज़ाम्पल की बात हो रही है, तो जूनियर सतह पर कवायद पढ़ाने के लिए इस्तिक़राई तरीका में मिसाल की तरफ जाते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग खुद से भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डॉट बन जाएगा। इसी तरह सभी सवाल को अटेम्प्ट करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपने कितने सवाल सही किए। आप लोग खुद करके देखिए और चेक करिए कि आपका उर्दू पेडागोजी का जो नॉलेज है वो कितना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक उर्दू के तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।